यूजीसी नेट की हिस्ट्री के लिए मध्यकालीन भारत के जो पहला पोर्शन है संतलत काल, उसकी शुरुआत है। यह 60 नोट्स है जिसमें टाइमलाइन जो यूजीसी में पूछा जाता है वो यूजीसी का ये टाइमलाइन नोट्स है। इसमें से आपके 100% क्वेश्चन अगर आप इन्हें इसको लिख लिया तो पॉइंट टू पॉइंट है जो कि आपको रटना ही पड़ेगा। तो यह यूजीसी नेट के लिए टाइमलाइन जो पूछा जाता है उससे संबंधित और फैक्ट से संबंधित है। तो आप लोग देखिएगा इस नोट्स को, बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स है जो आपके लिए बहुत ही शानदार साबित होगी एग्जाम में। इसको नोट करते जाएंगे तो और बेटर होगा आपके लिए। तो जैसे संतलत काल से हम स्टार्ट कर रहे हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा, अगर बेटर रहेगी तो आपको पूरी नोट्स, तीनों नोट्स कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे कि संतलत काल से हम शुरुआत कर रहे हैं। संतलत काल में इस्लाम धर्म पहले है और इस्लाम धर्म में आपको जाओगे तो पहले इस धर्म का उदय 7वीं सदी में हुआ, इस पॉइंट को नोट करना है, और अरब के रेगिस्तान में हुआ। अब इसके आगे जाएंगे जैसे तो मुसलमान शब्द का अर्थ कभी भी पूछ सकता है आपसे, तो जिसका हो पुख्ता ईमान वही कहलाता है मुसलमान। अब शब्द और अर्थ ये बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है और इसको नोट करने लायक है। जैसे पैगंबर, पैगंबर का मतलब क्या होता है? धरती पर अल्लाह का प्रतिनिधि जो होता है। जैसे भगवान जो हैं मुस्लिम समुदाय के, उनके पैगंबर होते हैं। जो पैगंबर हैं उनका धरती पर जो कोई है अल्लाह का प्रतिनिधि उसे पैगंबर कहा जाता है। जैसे पुजारी हिंदू धर्म में होते हैं वो भगवान के प्रतिनिधि कहे जाते हैं, वैसे ही पैगंबर होते हैं मुस्लिम समुदाय धर्म में। और फिर खलीफा कौन होता है? तो खलीफा जो होता है वो पैगंबर का प्रतिनिधि होता है। और सुल्तान कौन होता है? वो खलीफा का प्रतिनिधि होता है। और नबी कौन होता है? या एक सिद्ध पुरुष होता है जो स्वयं में सिद्ध होता है। और रसूल कौन होता है? या देवदूत होता है। सीरा कौन होता है? पैगंबर की जीवनी जो होती है उसे सीरा कहा जाता है। सुन्नाह क्या होता है? या पारंपरिक सामाजिक परंपराएं हैं। और तफसीर किसे कहा जाता है? जो कुरान की व्याख्या होती है उसे तफसीर कहा जाता है। और हदीस किसे कहा जाता है? तो पैगंबर के कथनों एवं करने का जो अभिलेख होता है, अभिलेख मतलब जो नियम कानून होते हैं उसी को हदीस कहा जाता है। अब 786 का मतलब क्या होता है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम होता है। अब चलते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जो 570 से 632 इनका टाइम पीरियड था, जो कि 570 से 632 ये नोट करने लगे। वंश किस वंश के थे? तो हाशमी वंश के थे। किस कबीले में इनका जन्म हुआ था? कुरैश कबीला में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का क्या नाम था? अब्दुल्ला था। अब चलते हैं आगे की ओर। हिजरी संवत की शुरुआत किया था, कौन किया था? मोहम्मद। 16 जुलाई 622 को मोहम्मद साहब मक्का को छोड़कर 300 किलोमीटर उत्तर दिशा में मदीना चले गए। तो इसी तिथि को याद रखने के लिए 16 जुलाई 622 को हिजरी संवत की शुरुआत इसी दिन किया गया था, तो इसीलिए इसे हिजरी संवत कहा जाता है। मक्का से मदीना जाने की घटना को क्या कहा जाता है? तो हिजरत कहते हैं, हिजरत। दूसरे खलीफा उमर ने 622 वाली घटना को याद रखने के लिए ही हिजरी संवत शुरू किया था। कौन किया था? दूसरे, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरे खलीफा उमर, ये उमर ने ही शुरू किया था, इसको याद रखना है। मक्का से आए मदीना मुसलमानों को क्या कहा जाता था? मुहाजिब कहा जाता था। और इस्लामिक राज्य के अब प्रमुख अंग के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख अंग इस्लामिक राज्य के कौन कौन थे? तो खलीफा, सुल्तान, उल्मा, अमीर और मिल्लत, ये सब क्या थे? उस राज्य पर शासन करने वाले लोग थे ये लोग, इसीलिए इसे प्रमुख अंग कहा जाता था इस्लामिक राज्यों के। अब 4 पवित्र खलीफा क्रम से, अगर आपने किताब पढ़ा होगा, सब कुछ पढ़ा होगा, तो ये सारी चीज़ें आपके समझ में आ जाएंगी। आपको विस्तार से इसमें तो नहीं मिलेगा, लेकिन मुख्य पॉइंट, शॉर्ट नोट जिसे कहते हैं, ये बनाने की। अब जैसे ये क्रम देखो, 4 पवित्र खलीफा क्रम से
क्रम लगाने के लिए कभी भी दे सकता है आपको, अबू बर्क, उमर, उस्मान, अली। तो अबू बर्क सबसे पहले ए पर कौन है, अबू बर्क 632 634। और उसके बाद में इसको याद करने का ये तरीका है, जैसे ए आ शुरुआत में है और आ लास्ट में है। ये दोनों नाम अगर आ वाले शुरू और लास्ट वालों को याद रखोगे तो याद हो जाएगा। 632 से 634 अबू बर्क हैं, फिर उसके बाद उमर है, फिर उसके बाद उस्मान है, उसके बाद लास्ट में अली 656 से 661। अब दोनों उमर और उस्मान जो है बीच में है, अबू बर्क और अली सबसे ऊपर और नीचे हैं। ये करम सीन के चारों खलीफा हो जाते हैं। अब हम लोग अरबों का भारत पर आक्रमण पर आ जाते हैं। मोहम्मद साहब को पढ़ लिए, उसके बाद में अब हम अरबों का आक्रमण भारत पर कब हुआ था, 7वीं सदी में असफल आक्रमण हुए थे। सबसे पहले कब हुआ था, 7वीं सदी 636, अर्थात 600 के बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो 7वीं पढ़ा जाएगा, अर्थात जिसमें नंबर लगा रहता है कंप्लीट होने के लिए उसी को पढ़ा जाता है। तो 7वीं सदी में असफल आक्रमण हुआ था अरबों का 636 में। लेकिन 8वीं सदी में जब 712 में सफल आक्रमण हुए थे इनके, इस बात को ध्यान रखना है। आक्रमण का उद्देश्य क्या था ये पूछ सकता है आपको, टाइमलाइन में नहीं, ये आपको अवधारणा में अर्थात कॉन्सेप्ट में पूछ सकता है। तो क्या था, इस्लाम धर्म का प्रचार करना था इनका मेन उद्देश्य जो था। इनका स्रोत क्या है, अरबों के आक्रमण के विषय में हाँ पूछ सकता है, एक बार पूछा भी था आपसे, अरबों का भारत पर आक्रमण से संबंधित स्रोत कौन कौन से हैं। तो स्रोत में ये मुख्य स्रोत है आपके, जो ये स्रोत जो है मुख्य है चचनामा है, जिसके राइटर का नाम नहीं पता है। क्या है, चचनामा, इसके राइटर का नाम नहीं पता, इस बात को याद रखना चाहिए। और एक कौन सी है, तारीख सिंध, जो कि 1600 ईस्वी में लिखी गई थी, किसके द्वारा, मीर मोहम्मद मासूम के द्वारा। तो ये दोनों स्रोत से ही, मात्र ये दोनों स्रोत हैं और किसी भी कोई स्रोत नहीं है। किसी भी किताब में आप देख लीजिएगा, चाहे हरिश्चंद्र वर्मा में देख लीजिएगा, चाहे मध्यकालीन भारत की, चाहे जिस किताब में देख लीजिएगा आप, तो इसके दो ही स्रोत हैं। फिर अब इसके आगे चलते हैं। 636 ईस्वी में उमर खलीफा का समय था। कौन खलीफा थे, उमर, क्योंकि पहला जो खलीफा था अबू बर्क था, अभी बताया आपको, तो उसका क्या था 632 634 था। तो 634 के बाद कौन आ जाते हैं, उमर आ जाते हैं। उमर के बाद कौन था, उस्मान था। उस्मान के बाद कौन था, अली था। तो फिर ये अली के उमर के समय में यह महाराष्ट्र राज्य में के थाना क्षेत्र पर अरबियों ने असफल आक्रमण किया था। कब किया था, 636 में। ये आपको बताया ना कि पहला आक्रमण इनका कब से हुआ था, ये 600, ये देखिए 636 में। उसके बाद चलते हैं, खलीफा उस्मान के समय 647 में दूसरा आक्रमण असफल आक्रमण हुआ था और इराक के गवर्नर हज्जाज का 17 वर्षीय सेनापति एवं दामाद मोहम्मद बिन कासिम 711 ईस्वी में देवल बंदरगाह पर, कौन से बंदरगाह पर, देवल बंदरगाह, यहाँ पर आप देवल बंदरगाह को मेंशन करके नोट कर सकते हैं, पर अधिकार कर लिया। इसके बाद सिंध में प्रवेश कर लिया। सिंध का राजा कौन था उस समय, दाहिर था। दाहिर ने भी कासिम का विरोध किया। किसका विरोध किया, कासिम का। परिणाम स्वरूप दोनों में राबोर का युद्ध हुआ। किसका युद्ध, राबोर। अब यहाँ पर एक मुख्य हो जाता है आपके लिए, राबोर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था, मोहम्मद कासिम और राजा दाहिर के मध्य राबोर का युद्ध हुआ था। तो इसके बाद में अब हम राबोर के युद्ध के विषय में थोड़ा और जान लेते हैं, कब हुआ था, कैसे हुआ था। राबोर का युद्ध स्थान कौन सा है, तो सिंध है, पाकिस्तान। वर्ष कौन सा है, 20 जून 1712 में। जो 1712 में राजा दाहिर को हराया था कासिम ने, तो ये कौन सा युद्ध हुआ था, राबोर का युद्ध हुआ था। पराजय हुए थे राजा दाहिर और विजयी कौन हुआ था, मोहम्मद कासिम। इस विषय को नोट करते जाइएगा। पहला सिंध पे कब्जा कासिम ने कहाँ कहाँ पे कब्जा किया, तो पहले सिंध पे किया राजा दाहिर को हराकर, फिर दूसरे पे ब्राह्मण, ये क्रम से जानिएगा, पहला सिंध पे कब्जा किया, फिर ब्राह्मणाबाद पे कब्जा किया दूसरा, और तीसरा मुल्तान पर। और जब अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कासिम के जो युद्ध हुआ था, जो कासिम 711 में सिंध पर आक्रमण किया था,
वो कब्जा करम से कहाँ किया था। करम यहाँ पर करम लगाने को लगा आता है हमेशा। तो पहले किस पर कब्जा किया था, सिंध पर किया था। सिंध का युद्ध किसके बीच हुआ था, राजा दाहिर और कासिम के मध्य हुआ था। और इसका युद्ध का क्या नाम था, तो युद्ध का नाम राबोर का युद्ध था। किस वर्ष हुआ था, 20 जून 1712। उसके बाद ब्राह्मणाबाद पे किया था, जयसिंह को पराजित किया था। जयसिंह किसका पुत्र था, तो राजा दाहिर का पुत्र था। फिर उसके बाद तीसरी बार में किसको किया था, मुल्तान पर किया था। तो उसके बाद में क्या हुआ था, 715 में कासिम की मृत्यु हो जाती है। कासिम से संबंधित, मोहम्मद कासिम से संबंधित कुछ चीजें हैं जो इतिहास में आगे चल के बहुत मिलेंगी आपको। जैसे कासिम ने खराज कर प्रारंभ किया था। कौन सा कर प्रारंभ किया था, खराज कर। और दीनार नामक स्वर्ण सिक्का जारी किया था और जजिया कर प्रारंभ किया था। ये जजिया कर बहुत आगे तक आपको ले जाएगा, यहाँ तक कि लास्ट में औरंगजेब के आगे तक ले जाएगा। और जजिया कर हमेशा आपको मिलेगा। तो कौन लागू कर रहा है जजिया कर, शब्द जैसा जजिया कर कौन ले आ रहा है, मोहम्मद कासिम। और दिनार नामक स्वर्ण सिक्का कौन जारी कर रहा है, मोहम्मद कासिम। खराज कर प्रारंभ कौन कर रहा है, मोहम्मद कासिम कर रहा है। तो आगे चलते हैं, तुर्कों का आक्रमण। तो एक चीज और टाइमलाइन में याद रखने की जरूरत है, यहाँ पर एक चीज और याद रखने की जरूरत है कि मध्यकालीन भारत में सबसे पहले किसका युद्ध हुआ था, तो पहले अरबों का युद्ध हुआ था। अरबों के बाद किसका आक्रमण हुआ था, तो तुर्कों का आक्रमण हुआ था। और तुर्कों के आक्रमण की बात तुर्क के विषय में अब हम जानने का प्रयास करेंगे। खलीफा की सेना का गुलाम सेनापति अल्पतगीन जो था ने 10वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान में गजनी शब्द मिल गया, स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया। कौन किया, अल्पतगीन ने किया। और गजनी में यामनी वंश की स्थापना किया। और 977 में अल्पतगीन का दास और दामाद सुबुक्तगीन गजनी का शासक हुआ। और 986 में शाही वंश के राजा जयपाल पर आक्रमण करके उसकी राजधानी उदय भांडपुर को लूटा, अर्थात सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था। अब यहाँ पर आपसे सवाल पूछ लेता है कि मध्य भारत में प्रथम तुर्क शासक आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क शासक कौन था, तो सुबुक्तगीन भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क था, जो कि 997 में सुबुक्तगीन की मृत्यु हो गई। तो पुत्र महमूद गजनबी गजनी का शासक बना। अब महमूद गजनबी का आ गया शासन। अब महमूद गजनबी के विषय में हम लोग विस्तार में थोड़ा पढ़ लेंगे, उसके बाद इसकी टाइमलाइन से सब कुछ पढ़ेंगे। महमूद गजनबी 998 से 1030 के बीच जो कि शासन किया यामनी वंश पर। और उसकी उपाधि क्या क्या थी, इस पर भी ध्यान देने लायक है। उसकी उपाधि थी यामिन उद्दौला थी, यामिन उल मिल्लत थी। सुल्तान की उपाधि प्राप्त करने वाला पहला शासक ये था, कौन, महमूद गजनबी। एग्जाम में बहुत ये क्वेश्चन पूछता है कि महमूद गजनबी की उपाधि क्या थी, या यामिन उद्दौला किसकी उपाधि थी, ऐसे करके ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पे हेनरी इलियट इतिहासकार के अनुसार भारत पर गजनबी कुल 17 बार आक्रमण किया। तो ये ऑप्शन में पूछ सकता है किसके अनुसार, इलियट, हेनरी इलियट के अनुसार कितनी बार, 17 बार आक्रमण किया। 1000 से 1027 के मध्य किया था। अब प्रमुख आक्रमण के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनका प्रमुख आक्रमण कौन कौन से थे, तो प्रथम आक्रमण कहाँ था, 1000 में पंजाब सीमावर्ती क्षेत्र में। दूसरा 1001 में शाही वंश के राजा जयपाल पर। 16वां जो किया था महत्वपूर्ण, इसमें देख लिया जाए तो 1025 में सोमनाथ मंदिर। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, सोमनाथ मंदिर वाला। ये 1025 में जो हुआ था, कौन नंबर का था, तो 16वें नंबर का था। और 17वें नंबर का कौन था, 1027 में, तो जाटों के विरुद्ध था। अब चलते हैं थोड़ा गजनबी के दरबार में। तो इसको क्या पढ़ते हैं, इतिहासकार गजनबी के दरबार में जो है वो कितने दरबारी कवि थे, तो 5 थे। और थोड़ा इन दरबारी कवियों का नाम देख लेते हैं। उतबी, फिरदौसी, बैहाकी, अलबरूनी और फरिश्ता।
इन सब का नाम दे देगा, 4 का नाम दे देता है और पूछता है कि कौन गजनवी के दरबारी कवि नहीं है। ये टाइमलाइन करके ऐसे पूछ लेता है। तो इनकी किताबें, उतबी की किताबें BFFAU करके ऐसे मैंने इसका शार्ट में याद करने के लिए ये BFFAU ये इनको मैंने याद करने के लिए बना रखा है। तो जिससे उतबी की कौन कौन सी किताबें हैं, तो किताबुल यामनी, तारीख यामनी इसी को कहा जाता है। फिरदौसी की कौन सी है, तो शाहनामा है। इस बार तो बहुत एग्जाम में पूछा था किताबों का नाम और राइटर। बैहाकी की कौन सी किताबें हैं, तो तारीख सुपुख्तगीन है। अलबरूनी की कौन सी है, तो किताबुल हिंद या तहकीक ये हिंद है। फरिश्ता की कौन सी है, तारीख फरिश्ता या गुलशन इब्राहिम है। ये इनकी किताबें हैं। गजनबी के सिक्के, थोड़ा गजनबी के सिक्कों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन सिक्के दिनार नाम से कौन स्टार्ट किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने स्टार्ट कर दिया था। गजनबी भारत में सर्वप्रथम संस्कृत लेख लिखे चांदी का सिक्का जारी किया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत एक चीज ध्यान रखना है कि गजनबी देखो तुर्क शासक है, लेकिन वो संस्कृत लेख लिखे चांदी का सिक्का जारी किया है, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ अरबी और दूसरी तरफ संस्कृत में लिखवाया था। तो कुछ अन्य सिक्कों पर इस्लामी उपाधियों के साथ शैव धर्म का प्रतीक नंदी बैल का चित्र और श्री सामंत लिखा हुआ पाया गया है। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है ना, क्योंकि तुर्क शासक है और शैव धर्म का प्रतीक नंदी बैल का चित्रांकन कर रहा है सिक्कों पर और श्री सामंत लिखा हुआ पाया जा रहा है। तो ये कौन कर रहा है, तो ये गजनबी कर रहा है। और ये एक तरफ अरबी और एक तरफ संस्कृत, ऐसे पूछ सकता है आपसे प्रश्न। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हो जाते हैं। अगर नेट और JRF जैसी चीज़ों को पाना है तो एक एक पॉइंट पर ध्यान देना पड़ेगा आपको। अब चले आते हैं गजनबी के बाद कौन आता है, शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी। ये पूरा नाम है इसका, तो पूरा नाम भी याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी नाम था। गजनबी के बाद कौन आता है, 1173 से 1205 गौरी आता है। तो हम लोग गौरी के बारे में जान लेते हैं। शिहाबुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी गजनबी की मृत्यु के बाद गजनी और गौर प्रांत के मध्य अक्सर संघर्ष चलता रहा। इसकी मृत्यु के बाद गजनबी की मृत्यु के बाद गजनी और गौर प्रांत जो था उसके मध्य अक्सर संघर्ष चलता रहा। गौरी गौर प्रांत का था और 1173 में गजनी पर अधिकार कर लिया। गजनबी के 148 वर्षों बाद भारत पर गौरी ने, कितने वर्षों बाद, 148 ने 1175 में पहला आक्रमण मुल्तान पर किया था। अब यहाँ पर सवाल बनता है कि जो गौरी था वो पहला आक्रमण कहाँ पर किया था, तो 1175 में मुल्तान पर किया था। ये नोट करने योग्य है पॉइंट, इसको नोट कर लिया जाए। उसके बाद करमार्थी वंश के शासक दाऊद को पराजित कर अधिकार कर लिया था। कहाँ पर, मुल्तान पर किया था आक्रमण जो पहला, वो करमार्थी वंश के शासक दाऊद को पराजित किया था और उस पर अधिकार कर लिया था। आगे चलते हैं। गौरी के भारतीय आक्रमण क्रम से, ये टाइमलाइन, यही एग्जाम में पूछता है, टाइमलाइन जिसे कहा जाता है, यही एग्जाम का मुख्य पॉइंट होता है। UGC यहीं से क्वेश्चन उठाता है आपका। तो कितने पर किया था, ये 5 हैं। इन पांचों को पहले विधिवत पढ़ लिया जाए। पहला आक्रमण कहाँ किया था, मुल्तान पर किया था। कब किया था, 1175 में ये पहला आक्रमण हो गया। करमार्थी वंश के दाऊद को पराजित किया था। दूसरा कहाँ किया था, उच्च पंजाब पर किया था, 1176 में दाऊद को पराजित किया था। और तीसरा कहाँ किया था, गुजरात पर किया था, 1178, 75, 76, 78 भीम द्वितीय सोलंकी वंश को पराजित किया था। भीम द्वितीय की मां नायिका देवी ने पहली बार गौरी को हराया था। उसके बाद पेशावर पर चौथा कहाँ पर किया, पेशावर पर 1179 में किया था। 79 में मलिक खुसरो को हराया था। और भटिंडा पंजाब पर उसके 10 चौथे के बाद जो पांचवा अंतिम युद्ध किया था 1189 में चौहान वंश के चौहान सूबेदार को पराजित किया था 1189 में। ये भटिंडा पर पांचवा था। उसके बाद भी गौरी तराइन का युद्ध लड़ा। तराइन के युद्ध में कब लड़ा, प्रथम 1191 में गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने, तृतीय ने पृथ्वीराज चौहान की विजय प्राप्ति हुई थी प्रथम
तराइन के युद्ध में। द्वितीय 1192 में हुआ, गोरी और पृथ्वीराज के मध्य। विजय किसकी हुई? गोरी की हुई। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रथम में पृथ्वीराज चौहान विजय होता है, लेकिन वही कहते ना, पहला युद्ध जीत जाओ तो खुशी मनाओ, और उधर खुशी मनाते रहो, इधर गौरी अपनी तैयारी करता रहा। अंततः 1 साल बाद ही 91 के बाद 92 में अटैक पुनः पृथ्वीराज चौहान पर किया। जो पृथ्वीराज चौहान हम लोग कहते हैं वह कौन से पृथ्वीराज चौहान है? तो तृतीय हैं। और दोबारा जब युद्ध किया उसने 1192, तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया गौरी ने। और तृतीय जो 1215 में तृतीय एक तराइन का युद्ध हुआ है, वो 1215 में हुआ है। थोड़ा यहाँ पे मैं इसलिए कंफर्म कर दे रहा हूँ कि 2 ही युद्ध तराइन के नहीं हुए, 3 हुए। एक 1215 में इल्तुतमिश और एल्दौज के मध्य हुआ था। तो इल्तुतमिश के सल्तनत काल का शासक था, तो यहाँ से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तृतीय यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है ताकि याद में रहे। तो इल्तुतमिश और एल्दौज के मध्य हुआ था। अब तराइन का जो द्वितीय युद्ध है ने तुर्कों के लिए दिल्ली का दरवाजा खोल दिया था। ये थोड़ा टाइमलाइन यहाँ से पकड़कर चलने का प्रयास करें। दरवाजा खोल दिया था, पूरी तरह खोल दिया था। कौन? तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान पराजित हो गए, तो दिल्ली पर आने के लिए तुर्कों का दरवाजा खुल गया, और तराइन द्वितीय के बाद नगर में सैन्य मुख्यालय की स्थापना किया, इंद्रप्रस्थ नगर में। कौन से नगर में? दिल्ली के इंद्रप्रस्थ नगर में। अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक, अब यहाँ पर देखिएगा, गौरी जो है वो अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना मलिक सिपाह सालार नियुक्त किया, और ऐबक को हरियाणा हिसार का पहला अक्ता या इक्ता, ये नया शब्द मिल रहा है आपको, अक्ता या इक्ता, इसको नोट करिएगा। इसका मतलब भूमि होता है या क्षेत्र होता है। अक्ता का जन्मदाता कौन है? गौरी है। नियुक्त किया, किसको नियुक्त किया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। इक्ता अक्ता या का होता है, ये भूभाग होता है। इसका जन्मदाता कौन है? तो मोहम्मद गौरी है। अब मोहम्मद गौरी और इसके बाद कौन युद्ध लड़ता है 91 के बाद? 1194 में चंदावर लड़ा गौरी, जो कि इटावा के पास यूपी में चंदावर है, और जयचंद को हराया। किसको हराया? जयचंद को हराया, और गौरी विजयी हुआ, जयचंद पराजित हुआ। इसके बाद गौरी अपने विजित क्षेत्रों पर प्रतिनिधियों नियुक्त करके वापस चला गया। अब गौरी का दास जो है 1203 में कुतुबुद्दीन ऐबक बख्तियार खिलजी जो ने बिहार नालंदा जाते समय नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया। ये पॉइंट नोट करिएगा। गौरी का दास था, कौन था? कुतुबुद्दीन बख्तियार खिलजी, जिसने बिहार में नालंदा और विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विनाश कर दिया था। और 1205 में अंतिम बार गौरी भारत आ रहा था तो खोखरों से युद्ध हुआ, और 1206 में मृत्यु हो गई। किसकी? गौरी की। अब यहीं पर आपका सवाल भी बन सकता है कि अंतिम बार गौरी का युद्ध किससे हुआ? तो खोखरों से हुआ था युद्ध 1205 में, और 1206 में जो है उसकी मृत्यु हो गई। तो गौरी के 3 दास का नाम देख लीजिए, कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि लाहौर प्लस दिल्ली पर इसका अधिकार था। ताजुद्दीन एल्दौज का गजनी पर था, और नासिरुद्दीन कुबाचा का सिंध पर शासन था। ये पॉइंट नोट करने योग्य है। अब गौरी के सिक्के के विषय में थोड़ा जान लिया जाए। गौरी सर्वप्रथम देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी करवाया था। अब ये भी देख लीजिए, तुर्क शासक है गौरी, लेकिन भारत में जो है वो देवी लक्ष्मी की आकृति के सिक्के जारी करवाया था। तो यहाँ पे ये पॉइंट बन जाता है, और एग्जाम में भी पूछने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि वो तुर्क है, वो कहाँ से देवी लक्ष्मी के, हिंदू देवी देवताओं के नाम का सिक्का चलवाया गया, उन पे छाप का सिक्का चलवाएगा। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसके बाद एक भाग पर देवी लक्ष्मी और दूसरे भाग पर अरबी भाषा में लेख लिखवाता था। कुछ सिक्कों पर शिव के वाहन नंदी की आकृति और पृथ्वीराज लिखा हुआ पाया गया है। तो आज हम जो है इस्लाम का उदय पढ़ लिए, अरब का आक्रमण पढ़ लिए, मुख्य पॉइंट टाइमलाइन भी पढ़ लिए, आगे बहुत सी टाइमलाइन आपको बताएंगे। उसके बाद में हम तुर्क आक्रमण पढ़ लिए, गजनवी गौरी पढ़ लिए, उसके आक्रमण के विषय में पढ़ लिए, टाइमलाइन भी जान लिए। अब अगला हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा सल्तनत काल। तो आप लोग कमेंट एक जरूर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा पूरा वीडियो देखने के बाद।
और कमेंट जरूर कर देंगे तो हमें हौसला मिलेगा और आपको फर्स्ट पेपर का भी प्रैक्टिस और मुख्य टॉपिक के वीडियोज मिलते रहेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू।